हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस जिम्नोस्पर्म प्लांट जो आपके स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप का फर्स्ट मेंबर था वो हम लोगों ने फिनिश किया था। आज टुडे नेक्स्ट एंजियोस्पर्म के बारे में एक जनरल अकाउंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो हेडिंग क्या मेंशन करोगे आप लोग? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आवृतबीजी। क्लियर बेटा? इन आवृतबीजी पादपों के बारे में बेटा हम लोग यहाँ पर इस 11th क्लास के अंदर वेरी शॉर्ट आउट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ब्रीफली हम लोग इनके बारे में 12th के अंदर सेकंड लेसन के अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इनके बारे में अकाउंट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? वहाँ पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म इनके बारे में डिटेल 12th के अंदर है। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पादपों की बेटा बात करें पहली, तो सबसे पहले ये एक तो स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा समूह के सदस्य हैं। इसका मतलब ये बीजीय पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं बेटा? बीजीय पादप होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं, लेकिन इनके बीज फल वित्ती के द्वारा क्या होते हैं? आवृत होते हैं। फल वित्ती द्वारा आवृत होते हैं। इसका मतलब ये बेटा फेनेरोगेम्स हैं। फेनेरोगेम्स पादप है, पुष्पीय पादप है, लेकिन अंडाशय युक्त पुष्पीय पादप है। इनके अंदर अंडाशय पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर अंडाशय का अभाव होता था, इसलिए अंडाशय भित्ति नहीं होती। जब अंडाशय भित्ति नहीं होती तो उससे फल भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसी कारण जिम्नोस्पर्म पादपों का बीज फल वित्ती के द्वारा आवृत नहीं होता था। क्लियर? यदि हम लोग देखें तो ये एंजियोस्पर्म बेटा पादपों का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें लगभग 2 लाख पादप जातियां आती हैं। क्लियर? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर विभेद करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन था। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर क्या किया बेटा? विभेद किया। देखिए आगे यदि हम लोग बेटा इसकी बात करें तो पादप शरीर की बात कर सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म पादपों का जो पादप शरीर होता है बेटा, ये बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। मुख्यतः कैसा होता है? बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। स्पोरोफिटिक बॉडी होती है जो जड़, तना एवं पत्तियों के अंदर विभेदित होती है। इस समूह के पादपों के अंदर पाए जाने वाले जो तने होंगे, यदि मैं तने की सबसे पहले हम लोग जड़ों की विशेषता देख लेते हैं। तो जड़ें होंगी वो या तो मूसला मूल के रूप में उपस्थित होती हैं या फिर अपस्थानिक मूल के रूप में पाई जाती हैं। यदि हम लोग तने की विशेषता की बेटा इसकी बात करें तो तना या तो आपके कैसा होगा? शाकीय प्रकृति का हो सकता है, या छुपीय प्रकृति का हो सकता है, या फिर आपके काष्ठीय प्रकृति का हो सकता है। और पादप भी इन्हीं तीनों ही प्रकृति के हो सकते हैं। क्लियर? यदि मैं पत्तियों की विशेषता की बेटा बात करूं तो इस समूह के पादपों के अंदर या तो सरल प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं या संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। और एंजियोस्पर्म समूह के जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर सर्वाधिक अनुकूलन पाए जाते हैं। सर्वाधिक अनुकूलन पाए जाते हैं क्योंकि इस समूह के पादप
हर आवासों में मिल सकते हैं। क्लियर। तो यदि मैं इसके आवास की बेटा बात करना चाहूँ, हैबिटेट की आपके लिए बात करना चाहूँ, तो एंजियोस्पर्म समूह के जो पादप हैं ये सभी आवासों के अंदर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म पादपों के लिए हम लोगों ने आवास की बात की थी, तो सभी जिम्नोस्पर्म सामान्यतः मरुस्थलीय आवासों के अंदर अपना जीवन यापन करते थे। क्लियर। यानी कोई डाउट बेटा? एक वेरी सिंपल कंसेप्ट चल रहा है। क्लियर। यदि आगे हम लोग बेटा इनके बारे में बात करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं ये या तो एक बीजपत्री हो सकते हैं, इनके बीज के अंदर या तो एक बीजपत्र उपस्थित हो सकता है, या द्विबीजपत्री अवस्था के अंदर ये पादप पाए जा सकते हैं, डाइकोटिलेडन के फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर। एनी कोई डाउट नहीं ना? चलो अब मैं बेटा यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो करना चाहते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। क्लियर। तो वो डिफरेंस की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। बता दिया बेटा, हम यहाँ पर बेसिक बात करेंगे इनके बारे में, डिटेल नहीं है क्योंकि डिटेल 12th के अंदर है इनके बारे में बेटा। तो हम 1 कॉलम के अंदर तो आपके लक्षण, प्रॉपर्टी, कैरेक्टर्स आते हैं। 2nd कॉलम में आप लोग जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में देखोगे, और 3rd कॉलम आप लोग डिस्कस करोगे एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। क्लियर। 1 बाय 1 में डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले यदि हम लोग बेटा बात करें इनके रूप की, तो स्वरूप रूप की यदि मैं बात करूं तो ये काष्ठीय होंगे बेटा। ऐसे होते हैं, काष्ठीय वृक्ष होते हैं जिम्नोस्पर्म पादप, जबकि ये शाकीय, छुपीय और वृक्षीय तीनों ही स्वभावों के हो सकते हैं। यदि मैं आवास की बात करूं तो सामान्यतः जिम्नोस्पर्म पादप मरुस्थलीय आवासों में अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि ये सभी आवासों में अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर। तो पहला लक्षण तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, स्वरूप। दूसरा प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं बेटा, आवास, हैबिटेट की बात की है। 3rd प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं पर्ण के बारे में, पत्तियों के बारे में। तो सामान्यतः इनके अंदर सदाहरित पर्ण पाई जाती हैं, जबकि पर्णपाती और सदाहरित पर्ण पाई जाती हैं, एक विशेष मौसम में गिर जाएंगी और एक लगी रही है थी। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा जड़ों की। तो सामान्यतः इनके अंदर या तो मूसला मूल या कॉलेरॉइड मूल पाई जाती थी साइकस वगैरह के अंदर। इनके अंदर आप लोगों के मूसला मूल और अपस्थानिक मूल दोनों ही प्रकार की मूलें पाई जाती हैं। क्लियर। आगे यदि हम मैं बेटा बात करूं पुष्प की, तो शंकु के रूप में एक लिंगी पुष्प कैसा होगा, शंकु के रूप में एक लिंगी होता है। इधर सत्य पुष्प होगा, शंकु का अभाव होता है, द्विलिंगी या एक लिंगी रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पुष्प एक लिंगी होता है, जबकि यहाँ एक लिंगी या द्विलिंगी होता है। शंकु का अभाव होगा वहाँ पर, यह शंकु के रूप में पाया जाता है। देखते थे ना अपन लोग, पुष्प जो सारी पर्णें होंगी वो एक समूह बना लेती थी सघन रूप से, जिसे कौन कहते थे। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं स्त्री दानियाँ। तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर उपस्थित होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। क्लियर। बहुभ्रूणता की मैं बात करूं, पॉलीएम्ब्रोनी की बात करूं, तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म पादपों में पाई जाती हैं। और यहाँ क्या होता है, अभाव होता है अपवाद स्वरूप सिट्रस वगैरह के अंदर, है ना, पाई जाती हैं। आगे यदि मैं बेटा बात करूँ आप लोगों के निषेचन की, तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर सत्य निषेचन होता है ना, जबकि यहाँ एकल निषेचन होगा, जबकि यहाँ पर सत्य निषेचन के साथ साथ दोहरा निषेचन भी होता है।
अगली हम लोग बात करें भ्रूण कोश की, एंडोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, इसलिए बनने वाला भ्रूणकोश एगोनित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर निषेचन, दोहरे निषेचन के पश्चात भ्रूणकोश का निर्माण होता है, इसलिए बनने वाला भ्रूणकोश त्रिगुणित प्रकार का होता है। आगे में डिफरेंस नेक्स्ट कैरेक्टर के बेस पर बात करना चाहें, फल के आधार पर यदि हम लोग बेटा बात करें तो सामान्यतः जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर फलों का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर फल पाए जाते हैं। बीज की मैं बात करूं तो बीज उपस्थित तो दोनों में होंगे, जिम्नोस्पर्म में भी बीज पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर भी बीज पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाले जो बीज होंगे बेटा ये क्या होते हैं आप लोगों के, फल वित्ती से आवृत नहीं होते हैं, यानी नग्न होते हैं, जबकि वहाँ फल वित्ती से आवृत होते हैं। क्लियर, एनी कोई डाउट बेटा? यदि मैं बात करूँ वाहिकाएं की, तो जिम्नोस्पर्म पादपों के जाइलम के अंदर सामान्यतः वाहिकाएं पाई क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। क्लियर, केवल नीटम एफिड्रा में क्या होती हैं, पाई जाती है, जबकि वहाँ पर एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर जाइलम के अंदर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। और यदि मैं बात करूं फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाओं की, तो जिम्नोस्पर्म पादपों में इन सहकोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर बेटा क्या होती हैं, सहकोशिकाएं उपस्थित होती हैं। फ्लोएम में क्या होंगी, सहकोशिकाएं उपस्थित होती हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग बेटा देख सकते हैं कि ये कुछ आप लोगों के डिफरेंसेज हैं किनके अंदर, जिम्नोस्पर्म पादप और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर कुछ सामान्यतः विभेद पाए जाते हैं, जिनसे इनको हम लोग पहचान सकते हैं। क्लियर बेटा? चलो आगे नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि बेटा जो एंजियोस्पर्म पादप है, यदि इनकी हम लोग आमाप की बात करें तो ये सूक्ष्मदर्शी से लेकर, जैसे बुल्फिया का प्लांट होता है, ये सूक्ष्मदर्शी प्लांट होता है, से लेकर विशाल काय तक 100 मीटर तक की लंबाई के भी यूकेलिप्टस, जैसे सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पादप हो सकता है, तो यूकेलिप्टस तक के होते हैं। क्लियर, यदि हम लोग इन पादपों के उपयोगिता के यूजेज की बात करें तो इनका भोजन के रूप में, चारे के रूप में और औषधियों के रूप में, अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद भी इनसे क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट बेटा? आगे डिस्कस करें। आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि इन पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन अंग होगा वो क्या होता है, पुष्प होता है, और एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के अंदर 4 भाग होते हैं, एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, एक पुमंग और एक जायांग। जो पुमंग होगा ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, जायांग जो होता है बेटा ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। यदि पुष्प के नर जनन अंग पुमंग की बात करें तो उसकी एकल इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, जिसके अंदर 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंत्र। क्लियर, जबकि यदि मैं बेटा बात करूं आपके जायांग, जायांग की एक इकाई अंडप या स्त्री केसर कहलाती है, जिसके अंदर भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। परागकोश के अंदर परागकणों का नर युग्मकों का परिवर्धन होता है, जबकि अंडाशय के अंदर बीजांड और भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है। क्लियर, आगे हम लोग कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार का भ्रूण कोश जो कि 7 कोशिकीय पॉलीगोनम प्रकार होता है, जो कि कैसा होता है, 7 कोशिकीय होता है, 7 सेलुलर होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। क्लियर, जिसके अंदर 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, 3 अंड समुच्चय या अंड उपकरण होता है, 3 कोशिकीय समूह, और 1 होती है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक होता है। क्लियर, अंड समुच्चय के अंदर 2 तो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और 1 अंड कोशिका पाई जाती है।
सामान्यतः एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर जो परागण की क्रिया होगी ये विभिन्न माध्यमों के द्वारा हो सकती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था मुख्यतः वायु के द्वारा परागकण क्या होते थे, कहाँ तक पहुँचते थे, माइक्रोपाइल वाले रीजन तक पहुँचते थे। जबकि यहाँ तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, है ना, आपके पक्षियों के द्वारा, तो विभिन्न माध्यमों से ये क्या होते हैं, परागकोश से परागकणों का जायांगिकी वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। क्लियर। सामान्यतः हम लोगों ने देखा था जो बीजांड होगा ये जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर तो मुख्यतः रिजु प्रकार का पाया जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर 6 प्रकार के बीजांड पाए जा सकते हैं। रिजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, कुंडलित बीजांड, है ना। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के बीजांड पाए जा सकते हैं। और एंजियोस्पर्म पादपों में हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन पाया जाता है, जो इनका एक लाक्षणिक गुण है। क्लियर। इनमें 1 अथवा 2 बीजपत्र भी उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर। एनी कोई डाउट बेटा? चलो, ये आपके कुछ मेजर जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। इसके बाद आप लोग यदि देखोगे बेटा तो आपके एनसीईआरटी की बुक को आप लोग ओपन करो। मैं भी आपको एनसीईआरटी की बुक से उसको रीड आउट करता हूँ। क्लियर। तो एनसीईआरटी की बुक को जब आप लोग देखोगे बेटा तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपके एक टॉपिक दिया हुआ है लास्ट में। क्लियर बेटा। वो आपको उसी फॉर्म में याद रखना है, कोई उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्लियर। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप लोग देखना एडिशन का डिफरेंस हो सकता है। पेज नंबर 41, 42 पर एक आपके कंसेप्ट दिया हुआ है पादप जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के बारे में, तथा पीढ़ी एकांतरण पढ़ के आए थे ना, बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था के मध्य में चक्रीय विवरण वो किस प्रकार का होता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है बेटा ना। मैं आपको रीड आउट करता हूँ, वहाँ से आप लोग उसको थोड़ा सा मैच करते हुए चलो। जो कंसेप्ट होंगे उनको आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलना। पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं कौन से विभाजन के द्वारा विभक्त होती हैं? माइटोसिस विभाजन के द्वारा। इसके कारण विभिन्न काय अगुणित व द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप काय युग्मकोद्भिद होता है, पढ़ के आए थे। युग्मकोद्भिद अगुणित होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनता है। ये अंडरलाइन करना है बेटा। क्लियर। आगे देखो, इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। स्पोरोफाइट में क्या होंगे आप लोगों के? मियोसिस होता है, जिससे क्या बनते हैं? अगुणित बीजाणु बनते थे ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती थी बेटा। उनसे क्या बने थे? उनमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बीजाणुओं का, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, तो वह कंसेप्ट आया है। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं, यानी बीजाणुओं से वापस से युग्मक बनते या नहीं बनते थे, गैमेट। क्लियर। और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतति या पीढ़ी एकांतरण होता है, पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। अब देखो बेटा, आप लोगों के ये 3 साइकिल दिए हुए हैं, एक अगुणितिक हैप्लॉन्टिक, एक द्विगुणितक डिप्लॉन्टिक, और एक बेटा आप लोगों के अगुणितक द्विगुणितक हैप्लॉन्लो डिप्लॉन्टिक दिया हुआ है। तो आप इसमें देखोगे बेटा कि सबसे पहले युग्मनज को देखो। आप फर्स्ट वाले में ऑब्जर्व करो युग्मनज ना, द्विगुणित होता है, उसमें मियोसिस होगा तो उससे बीजाणु बने अगुणित, फिर अगुणित युग्मकोद्भिद बन गया और युग्मकों का जनन हुआ। युग्मक जनन नर युग्मक और मादा युग्मक, उनमें संलयन हुआ, वापस से युग्मनज का निर्माण हो गया। इस तरह के पीढ़ी एकांतरण को बेटा क्या कहा जाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है, जो सामान्यतः शैवालों में बॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइडा, क्लेमाइडोमोनास, ये कुछ स्पीसीज में इसी प्रकार का पैटर्न होता है। तो याद रखना है, अधिकांश शैवालों में किस प्रकार का जीवन चक्र होता है? अगुणितक जीवन चक्र होता है। हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। क्लियर। सेकंड में देखो आप लोग बेटा, बीजाणुद्भिद अवस्था है 2N, इसमें मियोसिस हुआ, इससे युग्मक जनन बने,
फिर युग्मकों का निर्माण हो गया, युग्मकों में संलयन हुआ, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से फिर वापस से बीजाणुवित अवस्था आ गई, तो ये डिप्लॉन्टिक है। जो फ्यूकस स्पीसीज होती हैं, एक शैवाल प्रजाति है, उसके अंदर सभी बीजीय पादपों के अंदर, बीजीय पादप अभी जस्ट पढ़ के आए ना, स्पर्मेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्लियर? तो ये याद रखना है। तो सभी शैवालों में अगुणित, सभी स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर द्विगुणित, और अब हमारे पास बचे कौन भैया? टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, उसके अंदर अगला बच जाएगा अगुणितिक और द्विगुणितिक, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। एक सीधी सी बात याद कर लेनी है भैया, एक रिजल्ट निकाल के दे देता हूँ आपको अब मैं। क्लियर? अगुणितक जीवन चक्र, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणितक जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक सभी शैवालों में, द्विगुणितक एक तो आपके कौन सा है? किसमें? एक तो फ्यूकस वंश की यदि हम लोग बेटा बात करें, कौन सा है? फ्यूकस वंश, फ्यूकस वंश की शैवाल, और स्पर्मेटोफाइटा समूह के पादपों में, और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर कौन सा होगा बेटा आपके? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। ये याद करना है बस रियलिटी में तो। क्लियर? अरे क्या याद हुआ? हैप्लॉन्टिक ऑल शैवाल में, डिप्लॉन्टिक स्पर्मेटोफाइटा में, डिप्लॉन्टिक स्पर्मेटोफाइटा में, और डिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग एक दो बार रिवाइज करोगे तो ये लाइफ साइकिल किस किस के अंदर कैसा होता है ये आपके आ सकता है। क्लियर? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इस तरह से बेटा यदि आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों के प्लांट किंगडम वाला जो पार्ट है, आप लोगों के चैप्टर है, ये फिनिश होता है। नए कंसेप्ट के साथ फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।